Okay, so good morning. Let's start. Uh, let's revise everything first quickly and फिर homework check करते हैं. हम्म. तो अगर हम types of cost देख रहे थे, we are going to classify costs on the basis of first nature or element. Nature और element के basis पे cost is classified into three parts: material, labor, expenses. All three are classified into two parts: direct and indirect. Direct means which can be directly linked with each unit of production. Indirect means which is not direct. सो हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स देखे थे. उसके बाद ऑल थ्री इनडायरेक्ट कॉस्ट्स टुगेदर आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स एंड overheads are classified on the basis of functions into three main parts and fourth sub part which is research and development. Three main parts कौन से? मैन्युफैक्चरिंग overheads, administration overheads and selling and distribution overheads. And fourth sub part is research and development overheads which is not necessarily present. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है obviously. So इसमें मैंने आपको just a second. हाँ, इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स लिखने को बोला था. तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में मटेरियल कौन सा आ सकता है? इनडायरेक्ट मटेरियल. तो हमने देखा था रिपेयर्स, मेंटेनेंस. कोई और बोल सकता है? ओके, फैक्ट्री कैंटीन का फूड कॉस्ट. ठीक है. एनीवन एल्स, एनी अदर आंसर? सब लोग एटलीस्ट एक आंसर तो दे सकते हो. ठीक है, कौन सा भी दो चलेगा. दो दे दो. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वुड बी सिक्योरिटी एक्सपेंसेस. फाइन, दैट इज गुड. ऑफिस एम्प्लॉयज की सैलरी यहाँ पे आएगी लेबर में. गुड. अब अच्छा, नहीं सिक्योरिटी देखो अल्ताफ कैसे होता है. जनरली सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है अगर कंपनी का, तो फिर इट विल इनडायरेक्ट. बट जनरली सिक्योरिटी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है विच इज जिसको हम प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. तो दैट विल गो इन एक्सपेंसेस. एंड अगर फैक्ट्री की सिक्योरिटी है तो दैट शुड गो हियर इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. चलो, एनीथिंग एल्स, एनीवन? इंश्योरेंस कहाँ पे आना चाहिए? कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, करेक्ट. विश्वजीत, एनीथिंग? Any other example of any of the costs? हाँ हाँ, इसे ना वापस बोलो सुजीत. सुपरवाइजर स्टाफ के यहाँ पे आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन लेबर में. ओके अल्ताफ, दैट इज करेक्ट. अगर फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो दैट शुड गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. अगर ऑफिस का रिलेटेड इंश्योरेंस है तो दैट शुड गो हियर. दैट इज करेक्ट. फैक्ट्री का सुपरवाइजर है तो दैट शुड गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग का लेबर कॉस्ट. सो दैट इज फैक्ट्री सुपरवाइजर. सो मोहम्मद, यू depreciation should go here. Good. Mohammed, you are saying something? Hmm. Printing and stationery in expenses. Okay, good. मटेरियल में भी आ सकता है. हाँ, मटेरियल में भी आ सकता है अगर वो स्टेशनरी मतलब कुछ परचेज कर रहे हैं तो. अगर प्रिंटिंग का वगैरह कॉस्ट है तो यहाँ पे भी आ सकता है एक्सपेंसेस में. तो इट डिपेंड्स. दैट इज करेक्ट. ओके, अब ये छोड़ के ये चार का एग्जांपल दे दो. ऑफिस पैकेजिंग. काव्या, हमने कल देखा था अगर वो प्राइमरी पैकेजिंग है, प्राइमरी पैकिंग एज इन अगर कोल्ड ड्रिंक के कैंस में पैक कर रहे हैं हम काव्या, तो दैट शुड गो इनटू डायरेक्ट मटेरियल, राइट, क्योंकि वो तो नेसेसरी है. बट अगर बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं उसको तो दैट शुड गो इनटू सेलिंग वाले एक्सपेंसेस, राइट. सो दैट विल गो इनटू सेलिंग का सेकेंडरी पैकिंग.
marketing employee की salary, so sales staff salary. No, commissions will not go in labor, Altaf. Commissions will come in expenses. Advertisement expenses, good. After sales services, good. Canteen, ठीक है. Office canteen, okay, good. Stationery, fine. ठीक है. Anyone, any doubts up to this point? Yes, बोलो काका. ओके, अब ट्रांसपोर्ट एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट इनवर्ड अगर होगा काका, मतलब रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं हम, तो हमने कल देखा था दैट शुड गो वेयर, डायरेक्ट मटेरियल में जाना चाहिए, बिकॉज मटेरियल के कॉस्ट में इन्वेंट्री में इट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आ जाएगा, मटेरियल में ही ऐड कर देंगे. वरस अगर वो ट्रांसपोर्ट आउटवर्ड है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट है, मतलब लोगों को देने का, मतलब लोगों तक पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का गुड्स, सो दैट शुड कम इन हियर, दैट इज गुड. ट्रांसपोर्ट आउटवर्ड. नो. ओके. नाउ ये तो ओवरहेड्स हो गए. अगेन, लाइक आई सेड यस्टरडे, direct and indirect does not mean important and less important. Direct and indirect does not mean variable and fixed. वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड होंगे, ओवरहेड्स कैन बी वेरिएबल आल्सो, फिक्स्ड आल्सो. जैसे कि फॉर एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेट केयरफुली नाउ, यहाँ पे जो जो खर्चा लिखा है हमने, नियरली ऑल ऑफ इट एक्सेप्ट ये सेकेंडरी पैकिंग या फिर ये ट्रांसपोर्ट आउटवर्ड, थोड़ा सा ये सेल्स कमीशन, ये तीन चार छोड़ के नियरली ऑल ऑफ इट इज फिक्स्ड. क्योंकि फिक्स मतलब नॉट वेरिएबल, कि यूनिट्स के साथ नहीं चेंज होता, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े तो ये बढ़ता नहीं है जनरली. सुपरवाइजर की सैलरी, कैंटीन फूड, रिपेयर, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, दिस डज नॉट इंक्रीज व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज. तो याद रखो कि ओवरहेड्स डज नॉट मीन फिक्स्ड कॉस्ट. ओवरहेड्स इज जस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है वो. द Okay, when we talk about costing, we always talk about short-term classification, because in long-term अपने economics में सीखा है all the costs are fixed, all the costs are variable, right? Fixed cost होते नहीं है long-term में, but costing में we are always talking from short-term point of view, because obviously हमें next month का, next year का, next quarter का cost निकालना है, not for next 10 years, next 15 years. हाँ, ठीक है. तो रिमेंबर कि ये जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वी आर नॉट कंसर्न विथ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, वी आर नॉट कंसर्न विथ इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट, वी आर ओनली कंसर्न विथ व्हाट कैन बी लिंक्ड विथ प्रोडक्शन डायरेक्टली एंड व्हाट कैन नॉट बी लिंक्ड विथ प्रोडक्शन डायरेक्टली. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स नोट करके ले सकते हो, चार्ट में आपके ऐड करो सब लोग, देन विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट.
डन. सेल्स कमीशन, टेल मी. सेल्स कमीशन मतलब किसको देते हैं जनरली? उसके बाद, अच्छा. क्या ये कोई बोल सकता है मुझे? Advertise. अपने फुल लिखना है मतलब एग्जाम में तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ भी लिखो नोटबुक में. डन. डन, ठीक है. किसी को वेट करना है तो बोलो, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड. नाउ कम टू द क्वेश्चन बैंक एंड कम टू क्वेश्चन 2. अब मैं जिसको पूछ रहा हूँ उसने आंसर देना है कंपलसरी. कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. स्क्रीन पे दिख रहा है सबका, आई होप. द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट्स बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट. एंड वो थर्ड क्वेश्चन उसके नीचे है कि फंक्शंस के बेसिस पे भी क्लासिफाई करो. मतलब अब क्या करना है देखो, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन. पहले तो मैं इनको क्लासिफाई करना है वेदर इट इज मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस. देन हमें क्लासिफाई करना है वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एंड अगर इनडायरेक्ट है तो फिर हमें क्लासिफाई करना है वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन और सेलिंग. नाउ कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. जिसको पूछ रहा हूं उसने आंसर करना है. वैभवी. फर्स्ट, वुड यूज्ड इन फर्नीचर वर्कशॉप. तीनों क्लासिफिकेशंस बोलो. ये, ये एंड ये. अल्ताफ ए. 2A. स्क्रीन पर नहीं दिख रहा अल्ताफ तुम्हें? हाँ वही, ये 2A. मटेरियल इज करेक्ट वैभवी. देन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, करेक्ट. एंड डायरेक्ट है तो आगे का सवाल ही नहीं आएगा फिर. मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन या सेलिंग का. ठीक है, गुड. डायरेक्ट मटेरियल इज करेक्ट. अल्ताफ सेकंड, वेजेस ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ फर्नीचर वर्कशॉप. वेजेस, वेजेस. हाँ वेजेस अल्ताफ, मटेरियल कैसे हो सकता है? कुछ भी मत बोलो. लेबर, ठीक है. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो डायरेक्ट, करेक्ट. ठीक है. प्रगुण थर्ड, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट ऑफ अ फर्नीचर वर्कशॉप. लेबर, इनडायरेक्ट. एंड प्रगुण, इज इट मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन और सेलिंग? एडमिन, करेक्ट, गुड. अकाउंटेंट डज एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज सपोर्ट वर्क करता है वो. ठीक है. अब देखते हैं. सलोनी, कैन यू टेल मी markers and dusters purchased for coaching classes? डायरेक्ट
मटेरियल. ओके, मटेरियल तो ठीक है. सलोनी इज सेइंग डायरेक्ट. एनीवन एल्स, एनी अदर ओपिनियन? या डायरेक्ट ही लग रहा है सबको? डायरेक्ट है. ओके. नहीं, ऑनलाइन छोड़ दो, मतलब अज्यूमिंग की फिजिकल क्लासेस है तो डायरेक्ट ठीक है. वैभवी इज सेइंग इनडायरेक्ट. ओके, एनीवन एल्स, एनी अदर ओपिनियन? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट. ओके. विश्वजीत मोहम्मद, एनी ओपिनियन? डायरेक्ट. आकांक्षा, तुमने अभी जितना देखा है उसके बेसिस पे व्हाट डू यू थिंक, डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? अच्छा, मतलब एक सिर्फ वैभवी इज थिंकिंग इनडायरेक्ट, एवरीवन एल्स इज थिंकिंग डायरेक्ट शायद. प्रगुल? इनडायरेक्ट. अच्छा, दो लोग हैं इनडायरेक्ट वाले टीम. अंडरस्टैंड. कोचिंग क्लासेस के लिए हम्म हमें क्या करना है, कॉस्ट शुड बी लिंक्ड विद ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन तो नहीं होता है, बट कोचिंग क्लासेस के लिए कैन यू टेल मी हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट फॉर ईच व्हाट? कैन आई से आइदर ईच बैच और ईच स्टूडेंट? इज दैट करेक्ट? हम कॉस्ट कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे आइदर ईच बैच और ईच स्टूडेंट. मुझे बोलो, मार्कर्स एंड डस्टर्स हर एक बैच या हर एक स्टूडेंट के साथ लिंक कर सकते हैं क्या? कैन वी लिंक मार्कर्स एंड डस्टर्स विथ ईच बैच और ईच स्टूडेंट? नो, नहीं कर सकते. बिकॉज हाँ, बेसिक है, आई एग्री. इसीलिए हमने कल देखा कि इम्पोर्टेंट या लेस इम्पोर्टेंट ऐसा क्लासिफिकेशन ही नहीं है. द क्लासिफिकेशन इज वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कैन आई से इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच स्टूडेंट, मतलब हर एक 10 स्टूडेंट के लिए मुझे एक डस्टर लगता है, ऐसा है क्या क्लास में? नो, राइट. वॉट एवर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्कर्स एंड डस्टर्स स्टूडेंट्स पे डिपेंड ही नहीं करेंगे. मार्कर्स एंड डस्टर्स कैन आई से टाइम पे डिपेंड करेंगे. इज दैट करेक्ट? तो इसलिए दिस मटेरियल विल बी इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट, अब मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन या सेलिंग. अब कोचिंग क्लास के केस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, हाँ, बट उनके मेन एक्टिविटी से रिलेटेड है, सो वी कैन कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रिलेटेड ओवर इट. बट मतलब मैन्युफैक्चरिंग बोलने में कुछ पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे. कोचिंग क्लासेस में देयर इज नो सच थिंग एज मैन्युफैक्चरिंग. सो गुड, इनडायरेक्ट इज द करेक्ट आंसर. अब ऐसे इस क्वेश्चन बैंक में अगर आपने देखा तो यू हैव टिल पॉइंट नंबर जेड. हाँ, 26 क्वेश्चन है, उसमें से सॉल्व टिल एम. एम तक सॉल्व करो, फिर हम चेक करते हैं. आई एम गोइंग टू आस्क वन बाय वन, आंसर करो सब लोग वन बाय वन. चलो एम तक सॉल्व करो पहले, देन विल चेक. टेक 5-10 मिनट्स. सॉल्व फास्ट. लिखो मत, मतलब लिखो, नोटबुक में नोट कर लो सर. अब आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आपको मतलब नोट करना पड़ेगा कहीं पे. तो क्वेश्चन आंसर्स वाले नोटबुक में नोट करो, या फिर ये फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट वाले नोटबुक में ही नोट करो. क्वेश्चन 2 लिख के. प्रिंट आउट होती तो उस पर ही कर सकते थे, लेकिन ठीक है, नोट कर लो.
आकांक्षा चलेगा, यू कैन वॉच यस्टरडेज लेक्चर फर्स्ट, बट देन आज का लेक्चर भी आज ही खत्म करना है, सो दैट कल से यू कैन कम डेली। ओके, हाँ यस काव्या। दोनों अज्यूम करके सॉल्व करो काव्या, प्राइमरी होगा तो क्या एंड सेकेंडरी होगा तो क्या। पॉइंट जी में जो पैकिंग चार्जेस है बोथ वे से सॉल्व करके रखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नहीं, एग्जाम में फाउंडेशन जैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेट मी नो व्हेन यू आर डन टिल एम, सब लोग। हम्म हम्म अज्यूम करके करो, फिर चेक करते हैं तुम्हें जो लॉजिकली करेक्ट लगता है, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट सरफेस कोटिंग जनरली ऐसे इसमें आता है, कैन में स्प्रे स्प्रे, हाँ करेक्ट, स्प्रे कैन होता है। हाँ हो गया, ओके। कैन वी चेक? यस, ओके ओके। Mohammed, point number E. Markers and dusters purchased by a stationery shop to resell them. हम्म, वेरी गुड। नहीं, अब डायरेक्ट है मटेरियल मोहम्मद, तो डायरेक्ट है तो ओवरहेड है क्या मतलब वो? डायरेक्ट मटेरियल है इसका मतलब इज इट एन ओवरहेड?
ओवरहेड मतलब क्या था? हाँ, ओवरहेड मतलब सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट? तो अगर ओवरहेड नहीं तो उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन, सेलिंग में क्लासिफाई करने का क्वेश्चन ही नहीं आता, राइट? बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल, मतलब प्रोडक्शन हमारा। ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल इज करेक्ट, गुड। विश्वजीत, पॉइंट नंबर एफ, कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स। इनडायरेक्ट व्हाट? मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस? ओके, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है, तो फिर कौन से टाइप का ओवरहेड है वो? सेलिंग ओवरहेड, वेरी गुड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, गुड। हाँ, यस। अब देखो, सेलिंग एजेंट जनरली बाहर के लोग होते हैं। अगर हमारे खुद के ही एम्प्लॉइज को हम कमीशन दे रहे हैं तो इट इज लाइक सैलरी, देन काव्या इट शुड गो इनटू लेबर, ओके। बट जनरली एजेंट्स मतलब बाहर के लोग होंगे ना, हमारे एम्प्लॉइज नहीं होंगे। ठीक है, काव्या टेल मी, पॉइंट जी में पैकिंग चार्जेस अगर प्राइमरी है तो डायरेक्ट मटेरियल, गुड। एंड अगर सेकेंडरी है तो? हम्म मैंने पैकिंग चार्जेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेलिंग के लिए, करेक्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा अगर सेकेंडरी पैकिंग है तो, फाइन। प्रगुन, पॉइंट नंबर एच, क्लास नोट्स गिवन टू स्टूडेंट्स इन द क्लास। पॉइंट नंबर जी में बोल रहे हो क्या? नहीं, क्या वापस बोलो। हाँ, मटीरियल, इनडायरेक्ट सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड, हाँ वो तो लिखा ही ना अल्ताफ हमने, मटीरियल इनडायरेक्ट है वो। हाँ, हाँ। प्रगुन, पॉइंट नंबर एच, क्लास नोट्स गिवन टू स्टूडेंट्स इन द क्लास। प्रगुन, हाँ, गुड। मटेरियल एंड डायरेक्ट, दैट इज करेक्ट। बिकॉज क्लास नोट्स अब हर एक स्टूडेंट के साथ वेरी होता है, मतलब वो हर एक स्टूडेंट को देने ही पड़ते हैं, मतलब अगर फिजिकल क्लास है तो इसलिए दैट हैज टू बी डायरेक्ट मटेरियल। अल्ताफ, पॉइंट नंबर आई, अब पहले पॉइंट नंबर आई पढ़ते हैं फिर बोलो। टूल्स यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी इन अ फैक्ट्री विच प्यूरिफाइज आयरन ओर। आयरन ओर मतलब क्या? हाँ, मतलब जो माइन से आयरन निकलता है उसको प्यूरिफाई करने की फैक्ट्री है, उनके मशीन रिपेयर करने के लिए टूल्स यूज किए हैं, तो अल्ताफ, वेयर विल दिस गो? मटेरियल, करेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन या सेलिंग? मैन्युफैक्चरिंग। विश्वजीत, पॉइंट नंबर जे, क्लोथ्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग व्हीकल्स इन अ सर्विस सेंटर। मटेरियल, इनडायरेक्ट, गुड। मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन या सेलिंग? मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी एक्टिविटी नहीं है, बट उनके प्रोडक्शन, उनका जो मेन एक्टिविटी है उससे रिलेटेड है वो। अब क्लॉथ्स यूज, हाँ, यस मोहम्मद। क्योंकि मोहम्मद क्या है ना, उनका काम ही वो है, राइट? सर्विस सेंटर मतलब कहने से उनका काम ही मोहम्मद वो गाड़ी क्लीन करके देना है। करेक्ट है, सर्विस सेल कर रहा है, मतलब कहने से कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नाम का एक्चुअली डिपार्टमेंट ही नहीं होगा, इज दैट करेक्ट? मतलब आइडियली फिर हमने क्लासिफाई करते वक्त, ऐसी अगर कंपनी है कोई सर्विस सेंटर, तो उसको हमने ये तीन क्लासिफिकेशन करनी ही नहीं चाहिए। फिर हमने मे बी शायद ऐसा करना चाहिए कि उनकी मेजर सर्विसिंग एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, कहने से बेटर रहेगा। सेलिंग मतलब उसमें फिर एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन वगैरह आएगा, वरना सर्विसिंग एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आएंगे फिर उसको। करेक्ट, गुड। वही पॉइंट नंबर के, क्लॉथ यूज टू मेक टी शर्ट इन अ टेलर शॉप।
मटेरियल डायरेक्ट, दैट इज करेक्ट। ये तो डायरेक्ट मटेरियल है, हर एक टी शर्ट के लिए लगता ही है। ठीक है। सलोनी, चार्जेस पेड टू वेयर हाउस ओनर टू स्टोर गुड्स टिल सेल। मतलब गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और सेल करने तक हमने कहीं पे स्टोर करके रखे हैं, उस वेयर हाउस के ओनर को हमें चार्जेस देने हैं कुछ, तो मतलब दिए है हमने, तो व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट इज इट? इनडायरेक्ट लेबर। अब आइडियली सलोनी लेबर नहीं है ना वो, क्योंकि उसको हम सैलरी नहीं दे रहे या वेजेस नहीं दे रहे वो वेयर हाउस ओनर को। वो वेयर हाउस ओनर को हम चार्जेस दे रहे हैं, प्रोफेशनल चार्जेस, उसके रेंट दे रहे हैं मतलब वो। तो रेंट शुड गो इन एक्सपेंसेस नॉट लेबर। फाइन। इनडायरेक्ट इज करेक्ट। एंड यू आर सेइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज करेक्ट, क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, सेल तक रखे हैं, तो दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है। वो ही कैन एनीवन टेल मी, अगर ये वेयर हाउस मतलब हमारे कंपनी के अंदर ही है, फैक्ट्री के अंदर, और वहां पे हमारा रॉ मटेरियल स्टोर कर रहे हैं हम, तो फिर वो कहाँ पे जाएगा? वो भी रेंट है अगर, तो वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है, लेकिन वो किस टाइप का ओवरहेड होगा अगर रॉ मटेरियल स्टोर कर रहे हैं तो? मैन्युफैक्चरिंग इज करेक्ट, इन दैट केस इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग। बट गुड्स स्टिल सेल, मतलब वो फिनिश्ड गुड्स है, तो फिर वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ठीक है। काव्या, पॉइंट नंबर एम, सरफेस कोटिंग यूज्ड फॉर क्लीनिंग व्हीकल्स इन अ सर्विस सेंटर। डायरेक्ट मटेरियल। अल्ताफ, यही आएगा तुम्हारा? डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि नहीं डायरेक्ट होगा वो, क्योंकि सरफेस कोटिंग मतलब क्या, अगेन उनका काम ही वही है कि हाँ, फिर वाई इनडायरेक्ट? सकते हैं ना, पर व्हीकल भी कर सकते हैं ना, वाई नॉट? अगर हमारे पास एक कैन है तो वो खत्म हुआ दिख रहा है हमें पर व्हीकल कितना खर्च हो रहा है, राइट? वी कैन लिंक द अमाउंट विथ ईच व्हीकल, वी कैन लिंक द अमाउंट विथ ईच असाइनमेंट। स्टिल अगर बीच में खत्म हुआ अल्ताफ, ऐसा है क्या सिर्फ कि एक पैकेट खत्म हुआ और दूसरा लगा इसलिए वो इनडायरेक्ट है, ऐसा है क्या? अब क्यों नहीं एग्जैक्ट राउंड क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे पास एक कैन है, मतलब अल्ताफ फिर इस लॉजिक से, अगर हमारा कोई रॉ मटेरियल लिक्विड है तो उसको इनडायरेक्ट में ही डालना पड़ेगा हमेशा, है ना? हाँ हाँ, दैट इज। अच्छा अल्ताफ, अगेन कर पाएंगे या करना पड़ेगा इसमें फर्क है, मुझे बोलो। अगर वो सरफेस कोटिंग यूज होता है प्रॉपरली, तो कहने से फिर हमें करना पड़ेगा उसका अकाउंटिंग। इट विल बी डिफिकल्ट, आई एग्री। डिफिकल्ट मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, एक 10 कार्स है उसके लिए इतने कैंस लगे, तो डिवाइड करके हम बोल सकते हैं पर कार। बट अरे, ओके, बट अल्ताफ कहने से डिफिकल्ट है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो करना नहीं है, करेक्ट? कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज अगर हमारा मेन मतलब सरफेस कोटिंग के बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं सपोज हमारे पास, तो प्रॉब्लम विल बी, उसको अगर हमने इनडायरेक्ट में डाला तो हमें ज्यादा मतलब ज्यादा डिटेल्ड इतना उसका अकाउंट नहीं रखेंगे हम, अगर इनडायरेक्ट में डाला तो व्हीकल वाइज हम उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, विच माइट लीड टू प्रॉब्लम्स। मतलब फिर हमें बाद में समझेगा नहीं कि पर व्हीकल कितना कॉस्ट आता है एंड क्या सेव कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, चलो और भी पॉइंट्स है यहाँ पे। एन टू जेड, तो करो फास्ट। अब तक होना चाहिए था। इसमें भी बोलने वाला हूँ मैं मैथ्स के साथ। करो एन टू जेड। एन टू जेड सब कर लो, फिर एक साथ वापस चेक करते हैं। किसी वर्ड का मतलब नहीं समझा तो पूछो बीच में।
हाँ हाँ, वो भी लिक्विड है, करेक्ट है। हम्म। मशीन प्रोडक्शन के लिए यूज कर, रिपेयर मतलब, हाँ मतलब उस पे कुछ अगर मशीन्स कोई डेंजरस है तो उस पे पेंट कर, मतलब उस पे लिखना नेसेसरी होता है लॉ से कि उसका रिस्क जो है वो लिख लो उस पे, तो वैसे लिखा है कि इस मशीन में रिस्क है थोड़ा सा रेडिएशन के एक्सपोजर का। हाँ, रिपेयर नहीं बोल सकते बट नेसेसरी है वो। नो नो नो, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, बट इनफैक्ट अगर यूज भी नहीं कर सकते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अगर उसके अलावा मशीन यूज नहीं कर सकते तो भी इट इज, मतलब तुम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो तो फिर वो कैपिटलाइज होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो तुम, राइट? अगर इंस्टॉलेशन के साथ करना है तो हाँ, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले लिखा था वो गया इसलिए हम वापस प्रिंट करके लिया हमने। हाँ। Let me know when you're done till Z, then we'll check.
सलोनी इफ यू नॉट वेल तो आराम कर लो, नो प्रॉब्लम. तुमने ये इनिशियल लेक्चर्स यू आई मीन यू नो राइट, सो इट इज ओके. अगर if you're not feeling well you can take a rest today. Rosen. Done. Okay. Done everyone, can we check? Okay. फिर विश्वजीत N. Color used by contractor who paints houses. Direct material is correct. किसी का और कुछ आया तो बोलो हाँ मुझे. ठीक है. मोहम्मद rent for factory. Expenses. Indirect है तो कौन सा ओवरहेड फिर? मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन या सेलिंग? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. गुड. प्रगुन rent paid for admin office. एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है. करेक्ट. ठीक है. अल्ताफ कलर यूज्ड इन अ फैक्ट्री टू पेंट रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क ऑन मशीन्स. मटेरियल. इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज करेक्ट. सबका आया कि देखो इसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, वो मशीन पे पेंट कर रहे हैं हम, तो इनडायरेक्ट इज द करेक्ट आंसर. काव्या पॉइंट नंबर आर. कलर यूज्ड बाय कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स बेंचेस टू पेंट द बेंचेस. ओके बट काव्या देखो, अगर उनका काम ये बेंचेस मैन्युफैक्चर करना, तो कैन आई से वो बेंच कंप्लीट नहीं होगा टिल इट इज पेंटेड. मतलब पेंट करना उसको ऐसे ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं हम, पेंट तो करना ही पड़ेगा. अगर मैन्युफैक्चर करना है तो पेंट भी करना पड़ेगा. तो कैन आई से वो जो कलर यूज कर रहे हैं हम पेंटिंग के लिए, कैन आई से दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. करेक्ट. सो दैट विल बी डायरेक्ट मटेरियल. फाइन. पॉइंट नंबर एस तो कुछ भी है, मैं ही बोलता हूँ, वो लेबर है, इनडायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो पता है, हमने कल देखा है सुपरवाइजर. ठीक है. वैभवी, lubricants put into machines which are regularly used in production. lubricants मतलब करेक्ट. ऑयल, ग्रीस, ये सारी जो चीजें होती है, those are called as lubricants. Okay, to reduce friction. Vaibhav is saying material indirect, that is correct, because it is not directly related to production, and manufacturing, that is also correct. Good. हाँ, yes. हाँ, but that is correct, उसके बिना काम नहीं चलेगा. But again, direct and indirect does not mean important and less important, काव्या. Direct means it should be directly relatable to each unit of production. अब मुझे बोलो मशीन में जो ऑयल डालते हैं हम, वो हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ लिंक हो सकता है क्या? नहीं, राइट. इसीलिए इट विल बी इनडायरेक्ट. ठीक है. सलोनी पॉइंट नंबर यू. फूड मटेरियल परचेस्ड बाय कैंटीन स्टाफ फॉर वर्कर्स इन अ लार्ज फैक्ट्री. फैक्ट्री के कैंटीन में फूड मटेरियल परचेस किया है. सलोनी, व्हाट इज इट? Indirect material, that is correct. And which one? Which overhead? Manufacturing, admin or selling? Manufacturing overhead, that is correct, because it is in factory. Fine.
Again, Vishwajit, point number V, food material purchased by a restaurant. Direct material, that is correct. Again, Mohammed, royalty paid by a company, foreign royalty paid to a foreign company to make certain engine which is patented by that company. करेक्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने कल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल में तीन चार ही देखे थे, वन ऑफ विच वाज रॉयल्टी. ठीक है. प्रगुण, डिलीवरी कॉस्ट टू डिलीवर टेलीविजन सोल्ड बाय अ सर्विस सेंटर टू कस्टमर्स डोर स्टेप्स. एक्सपेंस इनडायरेक्ट एंड करेक्ट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. गुड. पॉइंट नंबर वाई तो इजी है, कॉस्ट इनकर्ड. हाँ यस. हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ 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 हाँ. नहीं, सर्विस सेंटर का काम डिलीवरी का नहीं होता है मेन. सर्विस सेंटर का काम क्या होगा मेन? हाँ. नो, अल्ताफ देखो, अगर उनका काम है लॉजिस्टिक्स, मतलब अगर वो कुरियर सर्विस है या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो उनके लिए ये डायरेक्ट होगा, मतलब फिर उसके लिए मतलब उनका तो मेन काम है वो, दैट इज करेक्ट. बट सर्विस सेंटर का मतलब होता है अदर शोरूम और रिपेयरिंग का सेंटर, राइट? तो उनका मेन काम डिलीवरी नहीं होता है. हम्म. तो इसलिए वो सेलिंग में आएगा उनके केस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. बट दैट इज परफेक्टली करेक्ट कि अगर ये लॉजिस्टिक सर्विस है, मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस या कुरियर सर्विस, तो उसके केस में क्लासिफिकेशन मिल मतलब इनडायरेक्ट में नहीं आएगा, फिर उनका वो काम ही है मेन, डिलीवरी करना वही उनका काम है. फाइन. पॉइंट नंबर वाई तो ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग अबाउट radical technological change, that means some major technological change in the existing product. मतलब एकदम मेजर चेंज कर रहे हैं हम कुछ प्रोडक्ट में, नया इनोवेशन कर रहे हैं कुछ, दैट विल गो इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स. क्यों इसको अलग से लिखा है? क्योंकि अगर ऐसे हम बहुत बड़ा कुछ रिसर्च कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो कैन आई से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब रिसर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते जनरली, आप सीखोगे अब अकाउंट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, मतलब वो एसेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. बट कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मतलब ये जो ऐसा रेडिकल टेक्नोलॉजिकल चेंज का कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, वो हम एक साल में नहीं ले सकते डायरेक्टली, बिकॉज दैट मेक्स नो सेंस. वो कॉस्ट तो हमने बहुत मतलब पूरे लाइफ ऑफ प्रोडक्ट के लिए इनकर किया है पूरे, तो उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट करना चाहिए. कैसे ट्रीट करना होता है वो देखेंगे हम बाद में जाके. अल्ताफ, लास्ट स्टेशनरी यूज्ड इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. लेबर, हाँ एक सेकेंड ना प्रगुन, जस्ट अ सेकेंड. लेबर इनडायरेक्ट. लेबर क्यों अल्ताफ? स्टेशनरी मतलब लेबर है क्या? हाँ. ओके. मटेरियल. हाँ बोलो प्रगुन, क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट वो रिसर्च डेवलपमेंट है, दैट इज इट इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली, नॉट रिलेटेड टू एडमिन और सेलिंग. रिसर्च डेवलपमेंट मतलब क्या? कहने से वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है टोटली. उसको ट्रीट कैसे करना है वो देखेंगे हम बाद में. हाँ यस काका. हाँ हाँ. दैट इज करेक्ट. अगर छोटा सा डिफेक्टिव रेक्टिफिकेशन का वगैरह है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं हम. बट रेडिकल टेक्नोलॉजिकल चेंज मतलब उस वर्ड से ऐसा लग रहा है काव्या कि इट इज सम मेजर चेंज, राइट? दैट इज करेक्ट. बट होता कैसे प्रैक्टिकली, द प्रॉब्लम इज जब हम मतलब ये आप इंटेंजिबल एसेट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सीखोगे कि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको पता होता है क्या कि वेदर दैट रिसर्च इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट. नहीं, राइट? तो इसके बेसिस पे वहां पे कुछ क्राइटेरिया है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो आप सीखोगे कि कब उसको कैपिटलाइज करना होता है, कब नहीं करना होता है. बट कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो कैपिटलाइजेशन वगैरह सब कुछ नहीं सीखना है. कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वी जस्ट हैव टू थिंक कि
वो कॉस्ट कहाँ तक यूजफुल रहेगा एंड देन हाउ टू स्प्रेड इट, वो देखेंगे हम बाद में कैसे स्प्रेड करते हैं एवरीथिंग। ठीक है, हाँ लास्ट नंबर बोलो। और लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यूज किए स्टेशनरी का अगर, तो फिर वो कहाँ पे आना चाहिए? हाँ वही वही, तुम्हें भी सेम डाउट है। देखो मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्री में अगर स्टेशनरी यूज की तो दैट इज करेक्ट, फिर वो वहां पे जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में स्टेशनरी यूज कर रहे हो तो एडमिन में जाना चाहिए ना। ओके, और एक चीज, अगर स्टेशनरी के जैसा खर्चा है, स्टेशनरी है, कैन आई से उसको मटेरियल नहीं ट्रीट किया तो भी चलेगा, एक्सपेंस में डाला तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट दैट इतना मेजर नहीं हो मटेरियल, राइट? हाँ, तो उसको इफ वी वांट वी कैन पुट इट इन एक्सपेंसेस, उसको कंज्यूमेबल बोलते हैं, मतलब वो कंज्यूम करता है, ऐसा मटेरियल होता है शॉर्ट पीरियड में, तो उसको एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं इफ वी वांट। ऑल्सो वन मोर थिंग, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा कंट्रोल किस पे रखना पड़ेगा? कौन से कॉस्ट पे ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा? कंट्रोल एज इन ज्यादा उसका केयरफुली अकाउंटिंग करना पड़ेगा एंड विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट। बट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब? नहीं डायरेक्ट, करेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमारे प्रोडक्शन के साथ चेंज होने वाला है, तो उसके हमें डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, कितना आया कितना गया एंड सो ऑन। मुझे बोलो क्लीनिंग मटेरियल का ऐसा रिकॉर्ड रखेंगे क्या हम, या रिपेयर्स मेंटेनेंस के टूल्स का? नो, राइट? तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल पे ज्यादा कंट्रोल लगेगा हमें। सो कुछ केसेस में कॉन्सेंट्रेट, एक तो कॉस्टिंग के लिए देयर इज नो, मतलब ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं देख रहे हैं, देयर इज नो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हुए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, बट दोज आर एप्लीकेबल ओनली अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग किसी को रिपोर्ट करना है या उसका ऑडिट करके देना है। मतलब क्या, कि अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कुछ क्लास ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी होता है, वो आप सीखोगे कंपनीज एक्ट में। कुछ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करना कंपलसरी होता है, उनको फिर प्रॉपरली वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करके दे हैव टू मेंटेन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज को कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स किसी को भी दिखाए नहीं होते। तो मुझे बोलो अगर किसी को भी दिखाए नहीं है रिकॉर्ड्स, तो कैन आई से द कंपनी कैन कीप द रिकॉर्ड्स इन एनी वे दैट दे वांट? इज दैट करेक्ट? So obviously every company will maintain the records in the way which is most logical to them or most useful to them। तो मुझे बोलो अगर कोई ऐसा डायरेक्ट मटेरियल है जो बहुत ही छोटा है, मतलब लाइक डायरेक्ट मटेरियल है हमारा एक नट बोल्ट्स छोटे से, हमारे बाकी सब डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में, लेकिन वो नट बोल्ट्स का कॉस्ट है 3 रुपए 4 रुपए। कैन आई से लॉजिकली मटीरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो नट बोल्ट्स को हम इनडायरेक्ट मटेरियल में डाल सकते हैं? इज दैट करेक्ट? अगर हमारे बाकी सब रॉ मटेरियल इज वेरी सब्सटैंशियल मेजर, जिसका कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में जाता है, और हमारा एक रॉ मटेरियल है नट बोल्ट्स विच इज नॉट इवन दैट इंपॉर्टेंट, मतलब वो लगता है हर एक प्रोडक्ट में लेकिन वो छोटा सा है, 3-4 रुपए को मिलता है, क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं है, तो कैन आई से वी कैन पुट इट इन इनडायरेक्ट मटेरियल इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? क्या फायदा होगा उससे? थोड़ा कम कंट्रोल रखना पड़ेगा ना उस पर, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल पे हमें एक एक यूनिट प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा उसका रिकॉर्ड, जो इनडायरेक्ट मटेरियल में नहीं करना पड़ेगा। सो कॉस्टिंग में दिस फ्रीडम इज ऑलवेज देयर, कि अगर आपको नहीं लग रहा है वो मटेरियल तो इट इज ओके, पुट इट इन इनडायरेक्ट, बट ऑब्वियसली दैट शुड नॉट अफेक्ट योर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, मतलब आपका डिसीजन मेकिंग को या आपके प्राइस को कॉस्ट को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। ठीक है,
Any doubt up to this point, anyone? ओके और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाते हैं. क्वेश्चन 4, लेट्स रीड. मरीन डीजल लिमिटेड एमडीएल, सीए फाइनल के ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है. मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स डीजल इंजन. Company appoints Mr. Phillips to coordinate shipments of diesel engine from factory to distribution warehouses located in various parts of India so that goods will be available as orders are received from customers. MDL is unsure how to classify his annual salary of 6 lakhs in its cost records. The company's cost analyst says that Mr. Phillips' salary should be classified as manufacturing cost. Then finance controller says that it should be classified as selling cost. And managing director says that it does not matter which way Mr. Phillips' salary cost is classified. Which viewpoint is correct and why? अब वो कॉस्ट एनालिस्ट बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में डालो, फाइनेंस कंट्रोलर बोल रहा है कि सेलिंग में डालो, एंड वो मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है कहीं पे भी डालो, डज नॉट मैटर. कौन करेक्ट है? सेलिंग को एक वोट. और कोई? Any other votes? Manufacturing, selling, or does not matter? Does not matter. Okay. Anyone else? क्या? Does not matter. Okay. Vaibhavi also does not matter. Okay. Vishwajit, Mohammad, Saloni. Selling. Okay. Mohammad, Saloni, selling. Mohammad does not matter. अरे does not matter तो 4 वोट्स आ गए. ओके एनीवे ठीक है, चेक करते हैं. देखो कॉन्सेंट्रेट. मैं ही वोट देता हूँ. सेलिंग वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन. उसके पहले लेकिन क्यों सेलिंग में वो करने से पहले ये क्यों करेक्ट नहीं है वो देखते हैं पहले. डज नॉट मैटर ये क्यों करेक्ट नहीं है? पहले तो अगर डज नॉट मैटर होता तो फिर कहने से हमने अभी जो किया उसमें कुछ पॉइंट ही नहीं है, राइट? तुमने क्यों किया? व्हाई डज इट मैटर? हाँ तो व्हाई डज इट मैटर कि मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है कॉस्ट या सेलिंग में जा रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है? व्हाई डज इट मैटर? कैन एनीवन टेल मी? नहीं नहीं ये करेक्ट है अल्ताफ कि मतलब वो इसलिए सेलिंग में जाना चाहिए, बट द पॉइंट इज वो बोल रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है और ये सारे 4 लोग बोल रहे हैं कि डज नॉट मैटर. तो माय पॉइंट इज व्हाई डज इट मैटर? ठीक है, आई एग्री गुड्स प्रोड्यूस होने में उसका कुछ हाथ नहीं है, बट व्हाई डज इट मैटर कि वो मैन्युफैक्चरिंग में डाला है सेलिंग में डाला? नहीं अल्ताफ, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है. क्वेश्चन इज नॉट क्यों क्लासिफाई करना है, क्वेश्चन इज ये मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऐसा बाइफर्केशन ही क्यों किया है हमने? व्हाई डज इट मैटर कि कॉस्ट को सेलिंग में डाला मैन्युफैक्चरिंग में डाला, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ठीक है, किस पार्ट पे जा रहा है मे बी हम कुछ और समरी भी कर सकते हैं उसकी.
व्हाई डज इट मैटर कि उसको कॉस्ट रिकॉर्ड में मैन्युफैक्चरिंग में ही डाला है, सेलिंग में ही डाला है? ओके सो ठीक है, अल्ताफ इज सेइंग कि मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट अलग से समझेगा, सेलिंग का कॉस्ट अलग से समझेगा। व्हाई? क्या होगा अलग से समझ के? ओके ऐसा कंपलसरी है, एक सेकेंड ना काव्य आता हूं मैं, ऐसा कंपलसरी है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में क्लासिफाई किया तो ही हम कंट्रोल कर पाएंगे उसको? अच्छा, बट देन इज इट नेसेसरी अल्ताफ कि मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में ही क्लासिफाई करना है? और कैन वी प्रिपेयर सम अदर बाइफर्केशन एंड उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो व्हाई इज इट नेसेसरी कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में ही डालना है उसको अलग से, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एडमिन, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हाँ काव्या, एनीथिंग? ओके व्हाई हम बोल रहे हो मेजर हेड से? ऐसा किसने कब बोला कि वो मेजर हेड से ऐसे ही डालो? राइट। अच्छा, हाँ वही तो, क्यों ऑब्जर्व किया फिर, क्यों ऑब्जर्व किया ऐसे कि ये तीन जगह ऐसे ही क्लासिफाई करना है, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन और सेलिंग? बट वही तो, कि ऐसा नेसेसरी है अल्ताफ कि मैन्युफैक्चरिंग एडमिन सेलिंग किया तो ही कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नेसेसरी है क्या कहीं पे? नहीं, राइट। सी द क्वेश्चन इज एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब, व्हाई आर वी क्लासिफाइंग लाइक दिस? ठीक है, आई एग्री, एक पॉइंट परफेक्ट है, तुम्हारा एक पॉइंट परफेक्ट है कि उस पर कंट्रोल रख सकते हैं हम, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अलग से, सेलिंग कॉस्ट पे अलग से, एडमिन कॉस्ट पे अलग से। बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मतलब ये रीजन सफिशिएंट नहीं है, राइट? बट स्टिल अगेन वो फर्म भी इस तीन बेसिस पे क्यों कर रहा है फिर? दैट इज माय क्वेश्चन। तो सब लोग क्यों इन तीन बेसिस पे कर रहे हैं, सब लोग ही कुछ अलग बेसिस पे क्यों नहीं कर रहे? सी द क्वेश्चन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज, अल्ताफ द क्वेश्चन इज एकदम फंडामेंटल कि ऐसा ही क्यों क्लासिफिकेशन करना है उसका। वो बोल रहा है कि इट डज नॉट मैटर, वो बोल रहा है कि वैसे भी पी एंड एल में उतना ही प्रॉफिट आने वाला है। हम्म, तो ठीक है, कंट्रोल के बेसिस पे एग्री, मैन्युफैक्चरिंग में डाला और सेलिंग में डाला तो कंट्रोल रख सकते हैं उस पर अलग से। बट देन वाई, मतलब इतना ठीक है ना, 6 लाख का पता है हमें उसकी सैलरी, तो वाई, हाउ डज इट मैटर मैन्युफैक्चरिंग में डाला या सेलिंग में डाला? ओके काव्या, यू वर सेइंग समथिंग, टेल मी। नहीं नहीं, आई एग्री, वो सेलिंग में गया, ठीक है, देखो द क्वेश्चन इज, मतलब यहाँ पे देखो कि उसको अपॉइंट कहाँ से किया है, फैक्ट्री टू वेयर हाउसेस में जाने के लिए। मतलब आपका पॉइंट एकदम सही है कि गुड्स फिनिश होने के बाद उसका काम स्टार्ट होता है, तो सेलिंग में ही जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहिए। वो किसी ने आंसर भी नहीं किया मैन्युफैक्चरिंग में से। बट फिर एमडी क्यों रॉन्ग है, मैनेजिंग डायरेक्टर, व्हाई इज ही रॉन्ग? एक पॉइंट अल्ताफ का इज परफेक्टली करेक्ट कि अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में बायफर्केट किया तो हम अच्छे से कंट्रोल रख सकते हैं उस कॉस्ट पे, तो इसलिए इट मैटर्स कि हम मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहे हैं या सेलिंग में डाल रहे हैं, ठीक है। बट देन इट इज नॉट नेसेसरी ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग में डालना चाहिए, कुछ अलग भी तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इज देयर एनी अदर रीजन कि ये मैटर करता है, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है या सेलिंग में जा रहा है? आपने कहीं पे तो सीखा है ये रीजन? इज देयर एनी अदर रीजन जिसके वजह से ये मैटर करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है या सेलिंग में जा रहा है? कुछ तो, हाँ, यस। सी हमारा मतलब वो कॉस्ट को कहाँ पे डाला उसके वजह से, वैसे पी एंड एल के डेबिट साइड को तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, वो तो एक्सपेंस उतना ही रहने वाला है, सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हैं हम उसको। बट there is some item of accounting which is going to be affected by this. What item? वेरी गुड, प्रोडक्ट का कॉस्ट अफेक्ट होगा, बिकॉज प्रोडक्ट के कॉस्ट में मतलब इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक वैल्यूएशन करते वक्त जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे तो आइडियली उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आना चाहिए, सेलिंग कॉस्ट आना चाहिए, दोनों आने चाहिए इन्वेंट्री में, स्टॉक में। करेक्ट, ओनली मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज
सेलिंग का कॉस्ट तो उसके बाद में आता है थियोरेटिकली, आइडियली। मतलब फिर सेलिंग का कॉस्ट हमारे इन्वेंट्री में इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर वो उसकी सैलरी रॉन्गली बाइफरेट कर दी हमने, मैन्युफैक्चरिंग में डाल दी, तो हमारा स्टॉक वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट, अल्ताफ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा क्रेडिट साइड को तो प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा, जीपी कम आएगा, गुड। सबको ऐसे लगता है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो जीपी कम आएगा? हीना मैम को बोलना पड़ेगा अल्ताफ अब ये आंसर तुम्हारा। हाँ, गुड। मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ तो यू आर सेइंग यहाँ पे जीपी डिक्रीज होगा। हाँ। ये तो 100% निजाम को बोलने वाला हूँ अल्ताफ अब मैं। ओके, तो जीपी बढ़ेगा अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो। हाँ, हो जाता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो जीपी बढ़ेगा। हाँ, और अब इसके वजह से क्या होगा, बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा, नेक्स्ट ईयर का जीपी कम हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का हम इस साल में ले रहे हैं ऐसा मतलब होगा उसका। दैट शुड नॉट हैपन। तो इसलिए क्लासिफिकेशन नीड्स टू बी अप्रोप्रिएट। सो अल्ताफ ने जो बोला कि कंट्रोल रखने के लिए क्लासिफिकेशन करना है, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट। एंड ये भी करेक्ट है कि इन्वेंट्री उससे अफेक्ट होती है। सो इसलिए इट मैटर्स कि हम कहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं। और सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री नहीं होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है, बीच में वर्क इन प्रोसेस का होता है एंड फिनिश गुड्स का होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स दोनों अफेक्ट हो जाएंगे इसके वजह से। कैसे होंगे वो समझेगा आपको आगे जाके जब हम उसका वैल्यूएशन एक्चुअली करेंगे। तो ठीक है, गुड। सो सेलिंग इज द करेक्ट आंसर। एनीवन, एनी डाउट? इफ नॉट, विल गो टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नो डाउट? ओके, गुड। हाँ, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, लेकिन मोहम्मद वो उसका काम क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो एक बार। मतलब फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेस तक, मतलब मे बी फैक्ट्री से वो रिटेलर्स तक लेके जाने के लिए उसका काम है, राइट? तो कहने से उसका काम मतलब सेलिंग को कोऑर्डिनेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन को कोऑर्डिनेट करना है, राइट? तो इसलिए वो एडमिन में तो वैसे भी नहीं आएगा। ओके, ठीक है। इफ देर इज नो डाउट, देन लेट्स सी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, विच इज, हाँ, यस, इसको, हाँ, मतलब क्या लिखने से नहीं, कुछ उसमें नोटबुक में लिखना है तो लिख लो सर कि सेलिंग करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है? तो फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस जा रहा है इसलिए। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का व्यू पॉइंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इन्वेंट्री अफेक्ट होती है और क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन कंट्रोल। हाँ, करना है तो करो नोट, नो इश्यूज, मतलब अदरवाइज समझ लो बस। हाँ, हाँ, लिखो लिखो लिखो, नोट कर लो। तुम ही बोलो क्या है, वाई सेलिंग, वाई सेलिंग बोलो। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं, सेलिंग क्यों? तो अच्छा, मैं डिक्टेट करूंगा फिर एग्जाम में जाके लिखोगे आप लोग, ऐसा है क्या? बोलो। तो हाँ, तो and then why are we treating it as selling in this case? Because his work starts after what? चेक करो कब स्टार्ट होता है उसका काम। नो, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउसेस, राइट? मतलब कहने से आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसलिए सेलिंग में डालेंगे। लिखो खुद के लैंग्वेज में लिखो। हम्म, done. Okay, fine. कॉस्टिंग में ऑल द कमेंट्स एंड सजेशंस यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। इसे मैं डिक्टेट तो नहीं करने वाला हूँ। सो नाउ कॉन्सेंट्रेट। अब let's go to third basis of classification, which is classification on the basis of variability.
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जस्ट लाइक नेचर एलिमेंट एंड फंक्शंस का इंपॉर्टेंट है, वेरिएबिलिटी का भी क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशंस। तो ठीक है, दो इसके बेसिस तो आपने ऑलरेडी देखे हैं, मतलब उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज किए तो ये कॉस्ट चेंज होता है क्या? नो। So how can we define it? Cost which does not change with, correct, हाँ, increase ऐसा नहीं, मतलब decrease भी ना। So cost which does not change with number of units produced, हाँ, number of units produced or sold, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए या जो बेचे उसके साथ दिस कॉस्ट डज नॉट चेंज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट कॉस्ट या फिर सैलरीज, एनीथिंग एल्स? नो, नॉट कैपिटल कॉस्ट बट डिप्रिसिएशन। अरे फिक्स्ड कॉस्ट और क्या? इलेक्ट्रिसिटी मतलब सी ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से विल बी फिक्स्ड, हाँ, बिकॉज जनरली ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट विल नॉट चेंज, क्योंकि उसको यूनिट पे कुछ लेना देना नहीं होता। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी वैसे हम वेरिएबल नहीं बोल सकते बट उसको फिक्स भी नहीं बोल सकते। ठीक है, सेम ही वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, स्टेप नहीं, ठीक है, बोलता हूँ। तो ठीक है, रेंट, सैलरीज, डिप्रिसिएशन, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एंड अ लॉट ऑफ कॉस्ट, मतलब जनरली फिर ऑफिस के जो कॉस्ट होते हैं ना, स्टेशनरी, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनको भी जनरली भी कंसिडर एज फिक्स्ड बिकॉज दे आर नॉट वेरिएबल, राइट? वेरिएबल तो नहीं होते वो, क्योंकि यूनिट्स के साथ तो चेंज नहीं होते। ऑब्वियसली वो चेंज होता है कुछ और चीज के साथ, लाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट है तो वो ऑब्वियसली कोई नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रैवल्ड के साथ चेंज होगा, बट वो यूनिट्स के साथ नहीं चेंज होगा, राइट? तो उन कॉस्ट को हम वेरिएबल नहीं बोलते, दे आर जनरली क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज दे मोर और लेस रिमेन सेम, आई मीन इन एवरी पीरियड, एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर। नियरली ऑल द ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, हाँ, नियरली ऑल, नॉट ऑल। बोनस वगैरह अगर होगा, प्रोडक्शन मतलब सेल्स रिलेटेड बोनस है तो फिर वो वेरिएबल होता है। बट नियरली ऑल ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट विल बी फिक्स्ड, नियरली आई मीन मोस्ट ऑफ द ओवरहेड्स माइट बी फिक्स्ड, मोस्ट ऑफ द ओवरहेड्स, नॉट ऑल, बट बहुत सारे ओवरहेड्स फिक्स्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से जब हम यूनिट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल जब हम 5000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है ₹1,00,000। तो मुझे बोलो पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा? 20, राइट, ₹20 पर यूनिट। ठीक है, जब हम वो यूनिट्स बढ़ा के अगर 8000 किया हमने, तो भी फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाला है क्या? आइडियली, थियोरेटिकली नो, फिक्स्ड है वो, राइट? तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? कितना? 15। ठीक है, 15 हो रहा है, फाइन। नो अल्ताफ, स्ट्रेट लाइन आएगा वो। हम्म, हाँ, एवरेज का, हाँ, फाइन। सो अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल बेसिस पे देखा तो कैन आई से इट इज रिमेनिंग सेम?
वेयर पर यूनिट बेसिस पे वो चेंज हो रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल पॉइंट्स कि इट रिमेन्स सेम, it remains same on total basis, it remains same on total basis and changes on per unit basis। ओके, तो ये नोट कर लो। 12.5 है क्या? अच्छा, आपने बोला मैंने लिखा। मैथ्स नहीं है तो आप कुछ भी बोलोगे ना, मतलब डिवाइड करके। ठीक है, जस्ट ये नोट करो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें कोई कॉस्ट दिखता है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है, सो दैट हम कैलकुलेशंस कर पाए आगे। तो फिक्स्ड है तो आइडेंटिफाई कैसे करना है उसको? इट शुड रिमेन सेम ऑन टोटल बेसिस, मतलब अगर आपने 2-3 लेवल्स पे देखा तो अगर वो सेम रहा तो दैट इज फिक्स्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो फिक्स नहीं है फिर, सॉरी मतलब चेंज हो रहा है टोटल बेसिस पे तो इसका मतलब फिक्स नहीं है फिर। एंड पर यूनिट दिया है तो भी समझ सकता है कि फिर टोटल करके देखो अगर वो सेम रह रहा है तो दैट इज फिक्स्ड। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जस्ट नोट कर लो। एंड लॉजिकली अब ये तो कोई बता सकता है शायद, अगर मैंने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया where I plot units here, cost here, तो मुझे बोलो आइडियली टेक्निकली रेंट है सपोज, तो कहने से 0 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट, मतलब 0 यूनिट्स के लिए भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। एंड कैसा लाइन ड्रॉ करना चाहिए फिर मैंने? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट। सो whatever is the number of units, fixed cost line will be constant, मतलब fixed cost will be constant। हाँ हाँ, ग्राफ भी ड्रॉ कर लो छोटा सा वहां पे पेन से ही। ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे वो कुछ चैप्टर्स में, बट नॉट इन ग्राफ पेपर ऐसे। वही मतलब कॉस्ट के ग्राफ्स बनाएंगे, कॉस्ट कर्व्स वगैरह ही बनाएंगे हम, बट नॉट वो लॉन्ग रन वाले नहीं, शॉर्ट रन। डन। नाउ कॉन्सेंट्रेट, हमने बोला है कि इट रिमेन्स सेम ऑन, मतलब वो बोला कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, बट इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। मतलब अब ये जो ग्राफ है अगर हम उसको ऐसे यूनिट्स बढ़ाते ही रहे तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं रहेगा आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज लेट से ऐसा है कि हमारी जो फैक्ट्री है उसमें मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी है उस फैक्ट्री की कि एक साल में 1 लाख यूनिट्स बन सकते हैं। एक साल में 1 लाख ही यूनिट्स बन सकते हैं सपोज हमारे फैक्ट्री में। तो फिर कहना है से 1 लाख के ऊपर गए हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स तो फिर हमारा रेंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्पेस रेंट पे लेनी पड़ेगी। इज दैट करेक्ट? इसीलिए इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि लॉन्ग रन में नो कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, बिकॉज आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ये फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ने ही वाला है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को जो हमने डिफाइन किया है, कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, उसको थोड़ा सा डेफिनेशन को और रिफाइन करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मतलब उसमें थोड़ा एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन या सेल्स, मतलब एक गिवन लेवल के लिए लेट्स से 50,000 टू 1 लाख यूनिट्स के लिए दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, बट ऑब्वियसली वो लेवल ऑफ एक्टिविटी इज अ लार्ज रेंज, मतलब एक लार्ज रेंज में
that cost is going to remain same. एकदम एक्सट्रीम केस आया तो then that cost is going to increase. मतलब लेट्स से 1 लाख के ऊपर यूनिट्स प्रोड्यूस करने ही है हमें और अब नया स्पेस लेना ही पड़ेगा फैक्ट्री के लिए, तो फिर दिस इज गोइंग टू चेंज, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज. मतलब जब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी में मूव करेंगे तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay. If yes, then let's go to next costs, which is variable costs. So second point लिखो. कॉस्टिंग है क्या तुम्हें कॉलेज में? So इकोनॉमिक्स. आगे तो देखो वेरिएबल कॉस्ट. वहां पे हमने लिखा था कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड. तो वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करते हैं कॉस्ट विच चेंजेस with each unit produced or sold. Cost which changes with each unit produced or sold. जैसे कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. All direct expenses मतलब direct material, direct labor, direct expenses, those are going to be variable costs. Then हाँ फ्यूल भी होता है. अब देखो कैसे है ना, फ्यूल जो है मशीनरी का दैट इज नॉट एग्जैक्टली वेरिएबल, हर एक यूनिट के साथ नहीं चेंज होता है, बट कैन आई से मे बी एवरी 100 यूनिट्स के साथ बढ़ेगा वो. इज दैट पॉसिबल कि हर 100 यूनिट्स के बाद हमें मशीन में फ्यूल डालना पड़ता है? दैट इज पॉसिबल. सो दैट इज स्टिल वेरिएबल. फाइन. सो लाइक फ्यूल कॉस्ट वगैरह हो सकता है. मतलब हर एक यूनिट के साथ नहीं है, ईच यूनिट के साथ नहीं चेंज हो रहा है वो, बट मे बी इट इज इंक्रीजिंग विथ अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है. और कुछ? बट सिक्योरिटी चार्जेस हम यूनिट्स पे डिपेंड करेंगे क्या कि इतने यूनिट्स हुए तो इतना पे करेंगे? नहीं राइट. बोनस हो सकता है, वर्कर्स को जो बोनस दे रहे हैं, इवन इफ इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. ऐसा हो सकता है कि इतने सेल्स हुए तो आपको 5% बोनस मिलेगा, तो फिर वो वेरिएबल होगा प्योरली. ठीक है. फिर सेल्स कमीशन हो सकता है एंड सो ऑन. ठीक है. तो वेरिएबल आ गए. अब वापस ऐसा ही करते हैं, टोटल कॉस्ट यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट. लेट्स से जब 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं हम, तो हमारा कॉस्ट आता है 20,000 रुपीज. मतलब पर यूनिट कितना हो गया? 4. तो वेरिएबल है, इसका मतलब आइडियली फिर 10,000 यूनिट्स हुए तो कॉस्ट भी डबल होना चाहिए. कितना हो जाएगा कॉस्ट? अगर यूनिट्स डबल हुए तो आइडियली कॉस्ट भी डबल होना चाहिए ना. कितना हो जाएगा फिर कॉस्ट? 40,000. पर यूनिट कितना हो रहा है फिर? सेम. राइट. कहने से लॉजिकली दिस इज करेक्ट, पर यूनिट पे सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कहने से हर एक यूनिट बढ़ेगा तो कॉस्ट 4 रुपए से बढ़ रहा है मतलब हमारा. तो विथ एवरी यूनिट आर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 4 रुपीज. दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट तो 4 ही जाएगा हमारा, एंड टोटल कॉस्ट चेंज होता जाएगा. तो जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट के लिए देखा, वैसे ही कहने से वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम उल्टा बोल सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स सेम ऑन पर यूनिट बेसिस बट चेंजेस ऑन टोटल बेसिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? See, practically there is no cost which is purely variable or purely fixed.
ऐसे प्योरली वेरिएबल है, एकदम हर एक यूनिट को उतना ही आ रहा है, या फिर एकदम फिक्स्ड ही है, ऐसा कोई भी कॉस्ट नहीं होता है प्रैक्टिकली, ओके, रेयरली होता है कॉस्ट. बट थियोरेटिकली कैन आई से वेरिएबल कॉस्ट शुड रिमेन सेम ऑन पर यूनिट बेसिस. प्रैक्टिकली इसको क्या करना है देखेंगे, जब इशू आएगा हमें आगे जाके क्वेश्चन में, तो विल सी व्हाट टू डू विद दैट. ओके, अगेन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, बिकॉज इकोनॉमिक्स कंसिडर्स नॉट दीज कॉस्ट्स. ओके, इंटरनल कॉस्ट नहीं कंसिडर करता सिर्फ इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स कंसिडर्स नॉट ओनली शॉर्ट टर्म कॉस्ट. तो दोनों पॉइंट्स आपको कंसिडर करने पड़े. इकोनॉमिक्स में सी, इकोनॉमिक्स में द पॉइंट इज वी डोंट कंसिडर ओनली इंटरनल कॉस्ट. ओके, इकोनॉमिक्स में वी कंसिडर एक्सटर्नल कॉस्ट आल्सो एंड अदर कॉस्ट आल्सो. ओके, मतलब हाँ करेक्ट. Whereas costing में we are only concerned with हमारे internal cost, and एक कोई और concept भी है थोड़ा सा वो देखेंगे opportunity cost नाम का. But costing में we are concerned with our internal management. हाँ maths में भी देखा है हमने और economics में भी है. But costing में we are concerned with internal management of the business. So we are concerned only with maybe next month, next quarter, next year, right now. Right now we are not thinking about long term decision making. That is why economics के concept यहाँ पे apply नहीं होंगे. जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे जाएंगे, जो सीए फाइनल में होगा, आपको सीए फाइनल में सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. तो वहां पे यू हैव टू थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. तो वहां पे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट विल बी अप्लाइड अ लॉट. मतलब फाइनल का कॉस्टिंग जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्टिंग प्लस थोड़ा सा इकोनॉमिक्स प्लस थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आपको सेकंड ग्रुप में है अभी. तो ठीक है, लिखने से पहले और एक चीज मुझे बोलो सर, अगर 15,000 यूनिट्स हो गए तो कॉस्ट कितना होगा टोटल? करेक्ट, उतना मतलब 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी. सो 60,000 आ रहा है. करेक्ट. तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो बस कि इट रिमेन्स सेम ऑन पर यूनिट बेसिस बट चेंजेस ऑन टोटल बेसिस. सो उल्टा है. अगेन वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है तो ये पॉइंट चेक करो फिर कि पर यूनिट बेसिस पे सेम है क्या एंड टोटल पे चेंज हो रहा है क्या. क्यों टाइम नहीं है हो रहा है क्या मैच पहुंचने के लिए वहां पे? चलेगा. आज वैसे भी वी आर गोइंग टू स्टॉप इन लाइक 10 मिनट्स, तो आज बोलो एक बार कैसे हो रहा है, फिर कल से डिसाइड करते हैं. हम्म? तुम ही दूर रहने वाले हो बहुत, क्योंकि ये बाकी लोग, तुम वहीं पर रह रहे हो ना अभी भी, इम्प्रेशनगढ़ में. हाँ. अच्छा वहाँ पे, ओके ओके. तो दिख आज एक बार. अच्छा नरेन वहाँ पे रह रहा था, ओके ओके. बोलो एक बार आज जाके कि कैसे टाइम मैनेज हो रहा है, फिर विल डिसाइड फ्रॉम टुमारो. हाँ, वही वही का विश्वजीत आ गया क्या? विश्वजीत आला का इकडे? कल क्लास नहीं अटेंड किया मतलब तुमने बाकी के? आज से करोगे? अच्छा आज पास में. ओके ठीक है. चलो कॉन्सेंट्रेट, लेट्स. ये समझा, सबको क्लियर है? ओके कॉन्सेंट्रेट नाउ. कुछ भी हुआ लाइन. जब हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना आएगा फिर? 0. क्योंकि रॉ मटेरियल है सपोज, तो परचेज ही नहीं करना पड़ेगा 0 यूनिट्स के लिए. कहने से हर एक यूनिट के साथ 4 से बढ़ेगा वो. मतलब एक यूनिट के लिए 4, सेकेंड के लिए 8, 12, 16. कहने से इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस.
हम्म, क्यों? क्योंकि कहने से वेरिएबल कॉस्ट विल बी यूनिट्स, मतलब x मतलब 4x, करेक्ट ना, 4 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, याद होगा आपको शायद। याद है ना? वो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हमारा, मटेरियल का चैप्टर जो होने वाला है, उसमें एक जगह पे वी आर गोइंग टू सी डेरिवेटिव्स। तो लेट्स सी तब कितने लोगों को याद रहते हैं। मिनिमा मिनिमा निकालना है हमें, तो देखते हैं। करो ये नोट, चलो। अच्छा, वैभवी का रिएक्शन टाइम पे था क्या वो? ओके ओके, देखते टाइम का, विल डिसाइड। लेट मी नो। ये ड्रॉ कर लिया क्या सबने? वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसे आएगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वो इंक्रीज होता है हर एक यूनिट के साथ। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख के आज के लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट लिखो अब, फिक्स्ड हो गया, वेरिएबल हो गया। थर्ड इज, अगेन अपने इकोनॉमिक्स में कहीं पे सीखा होगा, समथिंग कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट विच इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड। कॉस्ट विच इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड। जैसे कि हमारा जो टेलीफोन बिल होता है, कहने से टेलीफोन बिल ऐसा होता है कि हमने एक भी कॉल नहीं किया, ओके, हमने एक भी कॉल नहीं किया पूरे मंथ में, तो भी एक सर्टन बिल आता ही है। इज दैट करेक्ट? एंड अगर हमें कुछ सर्टन लेवल के ऊपर गए कॉल्स करते करते, तो कहना से वो बिल बढ़ता जाएगा फॉर एवरी मिनट दैट वी टॉक, या एवरी सेकेंड दैट वी टॉक। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसका एग्जांपल हो सकता है कि इवन इफ यू डोंट यूज एनी इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी चार्ज तो करते ही है वो, क्योंकि हमने इंस्टॉल करके दिया है उनका। करेक्ट। अल्ताफ, यू आर सेइंग एनी अदर एग्जांपल? अच्छा, टीवी का रिचार्ज, ओके। मतलब कोई तो फिक्स्ड एंड उसके ऊपर जो चैनल लेने हैं आपको, लो वैसे। बट वो वेरिएबल के कंटेक्स्ट में नहीं वर्क करेगा ना, बिजनेस कंटेक्स्ट में, क्योंकि यूनिट के साथ नहीं चेंज होता ना, वो चैनल्स के साथ चेंज होता। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। ऐसा है कि अगर एक्स्ट्रा चैनल लेने तो एक्स्ट्रा पैसे, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। गुड। नाउ अंडरस्टैंड, इन रियलिटी ऐसे एग्जैक्टली सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है कि अप टू अ सर्टन पॉइंट टेलीफोन बिल इतना ही कॉस्ट आएगा, उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ता जाएगा। हम्म, मतलब लॉजिकली सब लोग देखो, कैनेसिस का ग्राफ ऐसे आएगा कि जीरो मतलब एक थोड़े यूनिट्स तक, लेट्स से टेलीफोन पोस्टपेड है हमारा फोन का, कहने से एक भी कॉल नहीं किया तो भी बिल आता ही है, एक भी कॉल नहीं किया तो भी बिल आता है। इज दैट करेक्ट? हाँ, मतलब एक भी कॉल नहीं किया तो भी वी गेट अ बिल। इज दैट करेक्ट? मतलब यहां से स्टार्ट होगा 0 यूनिट्स किया तो, एंड फिर जैसे कॉल करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा लाइक दिस। डज एवरीवन एग्री? मतलब वो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल है। कि जैसे ये सर्टन लेवल उसका फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट, एंड इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो वेरिएबल है, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ के जैसा ही दिख रहा है अगर आपने देखा तो। बट माई पॉइंट इज, रियल लाइफ में डू यू थिंक टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के ज्यादा कॉस्ट ऐसे होंगे क्या एग्जैक्टली ऐसे बढ़ रहे? नो, बिकॉज टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जो बिल्स वगैरह है, मतलब यूटिलिटी बिल्स वगैरह, वो छोड़ के देर आर नॉट मेनी कॉस्ट जो ऐसे एग्जैक्टली बिहेव करता है। ओके, तो इन रियलिटी सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स एनी कॉस्ट। Okay, in reality semi variable cost means any cost which is
neither variable nor fixed. मतलब फिर इन प्रैक्टिकल लाइफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो है, मतलब ग्राफ जो है, दैट माइट इवन लुक लाइक दिस, ओके, या फिर कैसे भी दिख सकता है. इट इज जस्ट नॉट वेरिएबल एंड नॉट फिक्स्ड. इट कैन लुक लाइक एनीथिंग, नॉट नेसेसरली वो ऐसे ही दिखेगा, बट थियोरेटिकली कैन ऐसे, अगर वो वेरिएबल और फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन है तो वो ऐसे दिखना चाहिए. डज एवरीवन एग्री? मतलब आइडियली थियोरेटिकली वो ऐसे दिखना चाहिए. रियल लाइफ में ऑब्वियसली देयर विल बी वेरी लेस नंबर ऑफ कॉस्ट जो एग्जैक्टली ऐसे दिखेंगे. मोस्ट ऑफ द कॉस्ट विल बी लाइक दिस, दे विल बिहेव इन सम अनप्रेडिक्टेबल मैनर या फिर सम अदर मैनर, but not like this, right? But theoretically again, like this is the correct one. So exam point of view say, to simplify things we can use this type of graph. तो ये बस नोट करो. कर लिया? ओके. मैं आपको फाउंडेशन में बोला था इंटर इज गोइंग टू बी द मोस्ट हेक्टिक ईयर ऑफ योर लाइफ. याद है ना? होगा. एक ही दिन में आपको फील होने लगा हो तो. ठीक है, डन. लिखा सबने? यस. लिखा है सबने? यस, नो? So let's see how many of you can do this homework. Carefully देखो. Let's say सिंपल होमवर्क देता हूँ. टेलीफोन बिल का है सपोज. लेट्स से जब हम 5000 मिनट्स के लिए कॉल पे बोलते हैं, व्हेन वी यूज फोन फॉर 5000 मिनट्स, लेट्स से हमारा टेलीफोन बिल आता है, एक सेकेंड ना कैलकुलेट करता हूँ. लेट्स से हमारा टेलीफोन बिल आता है ₹3300. When we speak on phone for 7000 minutes, हमारा टेलीफोन बिल आता है ₹4500. So the question is, if we speak on phone for 10,000 minutes, हमारा टेलीफोन बिल क्या आएगा? That is homework for today. क्वेश्चन समझाना सबको? Yes, no, पता नहीं. Okay, ठीक है. So try करो ये क्वेश्चन. Let's see who gets the answer tomorrow. So we'll stop here for today. कल मिलते हैं. Okay. चलो, bye everyone. Bye sir. Yes, bye.